हाँ वो एक ही बात है। उसका सीन कुछ इस प्रकार से है कि वो लगभग क्या है, कैंसिल। अब लगभग शब्द क्यों लगाया आपने सर? नहीं, मेरा उसमें एक सजेशन ये है कि वो टेस्ट शायद तो नहीं होगा, लेकिन संडे को 1 घंटे 1 आवर होम टेस्ट आपको दे दिया जाए। ये क्या होता है होम टेस्ट? प्रैक्टिस टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसमें नंबर का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ ये चेक किया जाता है कि 30 क्वेश्चन आप कितनी जल्दी करोगे। जैसे स्पीड के साथ जो टेस्ट बोलते हैं ना, जैसे मैं चाह रहा हूं कि 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया जाए 25 क्वेश्चंस का, और आपको टाइम दिया जाए 40 मिनट्स, 40 मिनट 25 क्वेश्चंस। तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा मुझे आज शाम को पता लग जाएगा। बाकी वो जो बड़ा टेस्ट था वो तो कैंसिल हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे को जैसे मिलेगा मैं टेलीग्राम पे इन्फो आपको डाल दूंगा। उसके अलावा हाँ बोल। क्लास कल क्लास है ना? 100% है। मैंने बताया भी था आपको, और आप यही आदत डाल लीजिए, जब भी किसी वीक में कोई छुट्टी आएगी तो जो सैटरडे है तो वो जो क्लास होगी उस वीक में जो आपका ऑफ होगा, वीकली ऑफ, वो कंपनसेट होगा उस छुट्टी से। जैसे कि आगे वाले वीक जो होंगे उनमें भी ऐसा होगा, शायद एक छुट्टी पहले ऐसा हो जाएगा कि पहले आ जाएगी तो सैटरडे वाली ऑफ हो जाएगी। 17 तारीख से आपकी 4 क्लासेज होंगी, बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। और 17 तारीख से क्या, ये तो 4 ही होती है, ये तो आप पहले आ गए इसलिए आपकी 3 हुई, लेकिन 4 ही होती है फर्स्ट डे से ही। ठीक है ना? 4 क्लासेज आपकी होंगी, उसमें 2 फिजिक्स होगी, 1 केमिस्ट्री होगी, 1 बायो होगी। फिर कुछ महीनों बाद, मतलब 1 महीने या 1.5 महीने के बाद, दो एक टॉपिक खत्म होने के बाद केमिस्ट्री की 2 क्लासेज हो जाएंगी। ठीक है ना? उसके बाद बायोलॉजी की 2 क्लासेज हो जाएंगी। ऐसे चलता रहेगा पूरी साल, चेंज होता रहेगा मामला। ठीक है? अब उसमें 2 फिजिक्स चलेंगी तो अब ये नहीं सोचना कि सर 2 फिजिक्स में हम कैसे करेंगे, सब करते हैं। एवरी कोचिंग में हर बच्चा से आता है वो 2 फिजिक्स का आराम से करता है। तो अपने अंदर ये मत आने देना कि सर 2 फिजिक्स कैसे करेंगे। अरे अभी जो टाइम आपके पास स्पेयर है, जीवन भर उतना खाली टाइम थोड़ी रहेगा। तुम तो चाहते हो कि आराम उतना मेंटेन रहे, वो थोड़ी रहेगा। आराम के लिए जिंदगी पड़ी है भाई, आराम हमें खूब मिलेगा। 5 साल की एमबीबीएस क्यों है? एमबीबीएस 5 साल की क्यों है? क्योंकि तैयारी में हमें पता है कितना दुख हुआ होगा, उस हिसाब से 5 साल आराम के लिए दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना तो होता है, लेकिन ये आपको ही पता है यार 5 साल तो पढ़ाई नहीं होती होगी। वो 5 साल क्यों दिए गए समझ में आ गए? एमबीबीएस में 5 है, बीटेक में 4 है, क्यों? क्योंकि एमबीबीएस में पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए कितने साल दिए हैं? 5। भाई मतलब घुसने से पहले पढ़ना ज्यादा पड़ता है। एक मेडिकल के स्टूडेंट को एक जेई के स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ये फिक्स बात है। उसका रीजन, क्योंकि यहां कहने को सब्जेक्ट 3 है पर है कितनी? 4। बायो हैज 2 पार्ट्स ना, बॉटनी एंड जूलॉजी, और आपस में कोई लिंकिंग भी नहीं है। केमिस्ट्री तो 3 पार्ट उधर भी है ना। इसको तो अल्टीमेटली मेरी बात काटनी है ना? इसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है कि मास्टर ने क्या बोला है उसमें क्या कमी हो सकती है वो देखते हैं। चलिए खैर शुरू करते हैं। होमवर्क दिया था अपन ने, कुछ क्वेश्चन बने उसमें से? सारे नहीं बने ना? सारे बनने भी नहीं चाहिए ना। सारे बनेंगे तो तेरे में भगवान में ज्यादा फर्क नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भगवान के पास जाओ, मतलब भगवान बनो। चलिए खैर, पहले एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज 3rd से स्टार्ट करना ना? नहीं, एक्सरसाइज 4th से, 4th पे आइए। 4th में कौन सा दिया था? नहीं 4th से आइए। पीवाईक्यूज 2 बता दूं? अच्छा ये सारे क्वेश्चन कैसे करने थे? डिपेंडेंसी मान के सॉल्व करने थे। मैं करता हूं देखो फटाफट से, जिनसे नहीं हो तुरंत देख लेना। क्या निकालना है? मास। तो एम प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? फोर्स की पावर तो मान लीजिए ए या एक्स मान लो, और वेलोसिटी की पावर वाई, टाइम की पावर जेड। फटाफट से करो, कैसे करते? हो गया ये सबका? चलो चलो चलो। उसके बाद फोर्थ भी दिया था, 4th में बता देता हूं। 3rd भी दिया था ना? 3rd, हाँ 3rd में तुम फंस गए, क्योंकि नया शब्द क्या गया? सरफेस टेंशन। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ।
मैंने क्या बताया, एग्जाम में कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा होगा तो निश्चित उसके बगल में मैं फॉर्मूला भी लिख के दूंगा। तो अब आपसे हो जाएगा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला उसी क्वेश्चन के बगल में लिख लो आप सब लोग। सरफेस टेंशन क्या होती है बेटा, फोर्स बाय लेंथ। ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर में, तो अपने आप सीख जाएंगे। ले इसमें भी लिख ले, सरफेस टेंशन बराबर फोर्स बाय लेंथ। चाहे कॉपी में भी लिख लो, कॉपी में भी छत पे लिख लो, क्लास कॉपी में, सब लोग क्लास कॉपी में भी लिख लो, क्योंकि मान लो कभी और काम आए तो याद रहेगा। सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ। चलिए अब दिखाना वो सवाल पूरा। अब हो जाएगा क्या? अब हो जाएगा, ट्राई करना ना एक बार वापस। अब मैं अगला बता रहा हूं, फोर्थ। फर्स्ट तो मैंने दिया ही नहीं, फर्स्ट नहीं दिया अभी, एरर मैंने पढ़ाया ही नहीं है, एरर मैं बाद में पढ़ाऊंगा। बेसिक मैथ्स सबके बाद 17 तारीख से मैं क्या शुरू करूंगा, बेसिक मैथ्स। हाँ, if dimension of critical velocity of liquid flowing through a tube is expressed by this, किसको, critical velocity, तो अल्टीमेटली वो है तो क्या, वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी हो या कोई सी वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी ना। तो क्या बोलोगे बताओ, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है किस किस के, ईटा की पावर x, रो की पावर y, और r की पावर z। नाटकबाजी क्या है इसमें, ये ईटा का पता नहीं होगा तुम्हें। ईटा क्या होता है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। हालांकि मैंने लिखा है आपको, किससे निकालोगे फॉर्मूले से, एफ बाय आर वी से निकालना ही पड़ेगा। डेंसिटी है ही, रेडियस है ही, मैं कर देता हूं एक बार, ले मत ले। हाँ जी देखो पटाख से कर लेते हैं, ईटा की वैल्यू निकाल लो। फोर्स क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, नीचे क्या आ गया एल, और ये क्या आ गया एल टी माइनस, एक एल से एक एल खत्म, एम एल माइनस वन और टी माइनस वन, क्योंकि एक टी से भी टी कट जाएगा, तो रख देते हैं यहां पर। एल एच एस बराबर आर एच एस करना है, ये क्या बनेगा एल टी माइनस वन, तो एम की पावर 0 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी टेकन एज अ डायमेंशन लेस, तो उसे आप हटा लेते हैं। इसकी जगह रख दे क्या, एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर एक्स, और रो की जगह क्या होता है, रो क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो एम एल माइनस थ्री की पावर वाई, और आर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा एल की पावर जेड। क्वेश्चन यहां तक, हाँ बोलो, पावर कंपेयर कर ले, डायरेक्ट कर तुम डायरेक्ट। देखो यहाँ पे कितनी पावर है एम की 0, यहाँ कितनी है 1, और यहाँ ऊपर x है, तो कितनी हो गई एम की पावर x, और इधर से y, x प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा एल की, इधर से माइनस एक्स, इधर से माइनस थ्री वाई, और इधर से z, तो माइनस का x माइनस का 3y प्लस z। अच्छा t की t माइनस एक्स, और इधर क्या है m0 l t माइनस वन। अब मुझे पूरी उम्मीद है अब तो कर लोगे, माइनस एक्स बराबर टी से कर लो, माइनस एक्स बराबर माइनस वन, टी से कंपेयर कर रहा हूं, एल से बताओ माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, और इधर एल की पावर ये है और उधर एल की पावर वन, तो ये वन हो जाएगा। इधर एक्स प्लस वाई की वैल्यू और उधर किसके बराबर है 0, सॉल्व कर लेना यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू, कर लोगे क्या बेटा। उसके बाद हाँ बेटा बोल, कोई डाउट, हाँ 5 नंबर देखते हैं आगे। 5 में क्या तकलीफ आई, 5 भी सेम ही तरीके से करना है, मैं बताता हूं। इसमें क्या फंस गए, प्लैंक कांस्टेंट में, प्लैंक कांस्टेंट इनटू सेकेंड,
मैं बताता हूँ 500, इससे याद कर लोगे क्या? 500 बता देता हूँ, सारे मैं कर लेता हूँ, मेरे को सीखना जरूरी है भैया, तभी तो सिखा पाऊंगा, है ना बेटा? अच्छा, किसका निकालना है? लेंथ का। तो लेंथ प्रोपोर्शनल टू किस किस के दे रखा है? प्लैंक कांस्टेंट h की पावर x मान लो। स्पीड ऑफ लाइट भी क्या है? स्पीड ही है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो अ स्पीड, तो c की पावर y और g की पावर z। g क्या है? ये तो मोस्ट फेमस है, जो नीट को बहुत पसंद है। प्लैंक कांस्टेंट और g दोनों बहुत पसंद है। फटाक से कर लो, ये l हो गया, फटाक से यहीं से बोलने की कोशिश करो, देखो यहीं से सीधा h की वैल्यू, h था सर जूल इंटू सेकेंड। गलत होगा, लेकिन बुद्धि इससे ही बढ़ेगी। अपनी जो एबिलिटी है उसमें हमेशा +1 करने की सोचो, एबिलिटी में मत खेलो, एबिलिटी से बाहर आने की कोशिश करो। एक एक स्टेप बाय स्टेप तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन अब हम 6-7 दिन से कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे +1 करना सीखो, टाइम उसी से बचेगा ना बेटा। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर करेंगे। जूल इंटू सेकेंड, तो जूल क्या होता है? ml2 t-1, और सेकेंड में आएगा t, तो एक t कटेगा तो ml2 t-1 की पावर कितनी? x। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट तो lt-1 की पावर y, और ये कैपिटल G वापस याद करो, कैपिटल G की वैल्यू f(r²) बाय m1 m2। तो देख क्या लिखेगा यहां पर, m-1, क्योंकि दो नीचे है ना, ये l3 t-2 की पावर z। गणित है और कुछ नहीं है इन सवालों में, ये खाली l लिखा हुआ है, तो ऐसा कर सकता हूं ना, l के अलावा कितना हो गया सब? 0, m0 l की पावर 1 और t की पावर 0। अब कर लेते हैं, हम पहले m की पावर लिखते हैं, तो यहां तो m0 l t0 बराबर इधर m की पावर x, पहले m देख लो, माइनस का z। अब l देखो, l की पावर 2x प्लस y प्लस 3z, t की वैल्यू -x -y -2z। गणित है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, करनी ही पड़ेंगी। गलत होगी, नहीं हो पा रही, मुझसे सीखो, मुझसे पूछो कि सर मुझसे ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि बार बार आएंगी बेटा फिजिक्स में। एक बार का दुख है, पर बार बार आएगा, तो इसे जिस दिन मार लोगे उसी दिन मर जाएगा। आज से पहले नहीं मारा था इसलिए आज आ रहा है। हाँ, x माइनस जेड की वैल्यू 0। अब l वाली देखो, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1, और तीसरा बेटा -x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो सबसे स्मॉलेस्ट इक्वेशन दिखती है उसे सॉल्व करते हैं। यहां से क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू z के बराबर। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू क्या है? z। तो थर्ड वाली इक्वेशन में अगर x को क्या लिख दे? z, और सेकेंड वाली इक्वेशन में भी x को क्या लिख दे? z, तो दोनों इक्वेशन किसी बन जाएगी? x और y में, और फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे वाले में रखो, क्या हुआ? x की वैल्यू z रखो, तो क्या मिला? माइनस का z माइनस का y माइनस का 2z बराबर 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 3z, ये आएगी ना। अब x की वैल्यू भी ये रही, y की वैल्यू ये रही, दोनों की वैल्यू z की फॉर्म में इसमें रख दो, तो सब कुछ किसमें मिल जाएगा? z में। 2x, x की वैल्यू z, तो क्या मिला? 2z। फिर क्या है? प्लस y, y की वैल्यू माइनस 3z, और साथ में क्या है? प्लस 3z बराबर, अफसोस ये खत्म हो गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। अब जो z की वैल्यू है वही किसकी आएगी? x की, तो x की वैल्यू भी हाफ, और y की वैल्यू क्या है? -3z, तो y बराबर -3/2। अब ये x y z आ गया, तो हमें सॉल्व। अब देखो आप सोचोगे सर इतने बड़े सवाल हम कहां करेंगे नीट में,
एग्जाम में है नहीं तो करना ही पड़ेगा। जब भी डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस आएंगे हमेशा मुश्किल तो होंगे ही होंगे। स्पेस इतना कहां से लाएंगे, मिल जाएगा। खैर अब कैसे करें फिर आगे, जमाना भी है इसको, जमाए कैसे? अरे आंसर्स तो इस फॉर्म में थोड़ी एक्स वाई जेड सेट करना पड़ेगा ना। अब क्या है, एच क्या माना है, एक्स, एक्स की वैल्यू हाफ, तो एच की पावर तो क्या हो गया रूट। ये जानते हो ना रूट का मतलब कितनी पावर होती है, हाफ। एक्स भी क्या है, नहीं एक्स की तो निकाला है, जेड, जेड क्या है जी, तो जी भी क्या हो गया, और सी कितना है -3/2, तो कहां आएगा नीचे, और सी की पावर कितनी है 3/2। अच्छा एक बात बताना है सब लोग, ये लिखा हुआ हो और ये लिखा हुआ हो, क्या दोनों का मतलब सेम है? सोच लो, पूरी गणित लगा के देख लो, अबे सेम ही तो है। ये क्या लिखा हुआ है, सी की वैल्यू हाफ, और हाफ इंटू 3 करते ही वापस क्या बनेगा 3/2। तो कंफ्यूज ना नहीं है, कर लेंगे इसको। उसके अलावा सब में मजदूरी है यार इनमें। उसके बाद 15 नंबर सेम टू सेम करना है, ऐसा कि ऐसा, ऑप्शन से भी कर सकता है। हाँ वैसे ये जो बोल रहा है वो भी सही है, जब ये अजीब अजीब से हो ना तो आप उल्टा भी तो इंजीनियरिंग लगा सकते हो कि ऑप्शन में से जिस ऑप्शन से एनर्जी मिल जाएगा वही आंसर है। जैसे 15वां क्वेश्चन देखो कि इनमें से किससे एनर्जी मिलेगा, तो एक तरीका तो क्या इक्वेशन सॉल्व करो, इससे बेहतर तरीका और भी तो कर सकते हो उल्टा, कि सारे ऑप्शंस की डायमेंशन निकाल लो, जिस ऑप्शन की डायमेंशन एनर्जी होगी वही क्या होगा आंसर। और जब थोड़े बड़े हो जाओगे किसमें, फिजिक्स में, तो मैं आपको इसको तुरंत करना भी सिखाऊंगा। देख कैसे, अगर थोड़ा सा मैं आइडिया दूं कि मैं कैसे सिखाऊंगा, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है इसका नाम, जो कि हिंदुस्तान की ही है। पता है आपको हिंदुस्तान में अब तो बंद बैन हो गए, जुगाड़ चलते हैं, जुगाड़ पाकिस्तान में चलते हैं। तुझे इतनी इंफॉर्मेशन कैसे है पाकिस्तान की, तुझे क्या माना जाए, तू स्टूडेंट के वेश में क्या है। हाँ अब तो मैं क्या बोल रहा था कि जुगाड़ क्या होता है जो अपने चलता है ना इंडिया में, क्या है वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो एक लकड़ी का फ्रेम बनाओ, उस फ्रेम में आगे इंजन नहीं है, क्या है जनरेटर। यार कोई बात नहीं, तुम्हारे काम की बात नहीं है, साइकिल है तुम्हारे काम की बात, तो साइकिल होती तो सुन लेते ना तुम। अब देख कैसे करते, मैं तुरंत सिखा रहा हूं। एनर्जी है, मुझे क्या घुसेड़ना है, फोर्स एक्सीलरेशन और टाइम। अब मैं आपको एक टेक्निक क्या बताऊंगा कि तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि जिंदगी में जितने फॉर्मूले एनर्जी के पढ़े हैं उन सब फॉर्मूलों में कुछ भी तिकड़म शिकड़म लगा के यही टर्म आनी चाहिए। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला सबसे आसान क्या पढ़ा है तुमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं नहीं एक रो ही पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ये पढ़ा है ना। अब हाफ तो गया भाड़ में, उससे तो मतलब ही नहीं है, मतलब केवल किससे, लेकिन यार मुझे तो किसी क्या चाहिए, एफ ए क्या है और टी टाइम, ये चाहिए मुझे। तो मेरा फोकस हमेशा आरएचएस की तरफ मुझे चाहिए क्या, तो मैंने देखा कि यार इस एम को तो गायब करना आ रहा है, किससे, एफ बराबर एम ए। सर आपने एफ बराबर एम ए क्यों चुना, क्योंकि मुझे किस में आंसर चाहिए, एफ ए और टी, तो मुझे पता है एम किससे आ सकता है, एफ बाय ए से। अरे ये फॉर्मूला सुना है तुमने, एफ बराबर एम ए, तो क्या लिखोगे इसको, एफ बाय ए। हाँ सर दो चीज तो आ गई, और ये वी कैसे उड़ाऊं सर, तो मैंने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे आती है, तुम्हारी आने की नहीं कह रहा, मेरे आने की कह रहा हूं, मुझे तो आती है ना, v बराबर u प्लस यू जीरो करो, तो v बराबर, और ये v तो है, उसकी जगह क्या लिख पा रहे हो,
80 और ए और टी तो चाहिए थे, तो क्या आया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, एक ए से एक ए खत्म, एफ ए टी स्क्वायर, यही आंसर। किसी को बताना नहीं है। पर ये कब कर पाओगे जुगाड़ टेक्नोलॉजी? जब थोड़े से क्या होंगे, बेहतर होंगे फिजिक्स में। ये मैंने थोड़ी बनाए हैं जुगाड़, या फिर ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में तुरंत आए, ये बच्चे ही सिखाते हैं, किसी को ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब प्रैक्टिस से अपने आप तिकड़म लगाना आ जाएगा। हमने मैथ्स में सॉल्व किया ना 10th में कि स्क्वायर ले लो, ये ले लो, क्यों करते थे? क्योंकि हमें पता है कि आरएसएस में क्या चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करे थे, उनमें क्या ध्यान रखना पड़ता था कि आरएसएस में क्या चाहिए। तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं जहां तिकड़म बैठ रही होगी। पर अभी मैं सारे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपने बहुत सारे फॉर्मूले सुने ही नहीं है। चलिए आगे, उसके अलावा सवाल ये दिए थे, आ जाइए। और एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में कौन सा 16, आ जाइए 16 देखिए। 16 तो हो गया यार, नहीं हुआ। फंडामेंटल यूनिट विच है सेम पावर in the dimensional formula of surface tension and coefficient of viscosity। मतलब coefficient of viscosity में और surface tension में ऐसी कौन सी यूनिट है जिसकी पावर सेम आती है? तो surface tension में भी क्या आएगा, m की पावर 1, और विस्कोसिटी में भी क्या आएगा, m की पावर 1। तो दोनों में पावर मास की क्या आएगी, सेम। तो आंसर क्या आएगा, मास। अगला 24, अब 23 भी तो दिया था। 23 is a star question. This is a question of NCERT exemplar। सुना हो, एक बुक आती है NCERT की, पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, सुनने की बात कर रहे हैं। एक बुक का नाम आपके दोस्त लोग स्टाइल मारने के लिए बहुत लेंगे जो अदर अदर कोचिंग्स में, किसका, NCERT एग्जाम्पलर, उसका क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसी ने किया? मतलब इजी बहुत है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। गलत हो जा कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो करी थी ना। कोशिश कितने लोगों ने करी थी? आधों ने तो कोशिश भी नहीं करी। हाँ तुम बताओ, गलत आया, तुम बता। इधर से कोई, मैडम क्यूरी, पीछे, पीछे की लाइन में कोई, तू पीछे की लाइन में। हाँ बेटा बता, कोशिश बता क्या करी तूने 23rd में। पहले सवाल समझ में आया? सवाल कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन वैलिड है, सॉरी वैलिड नहीं है। विच कैन नॉट बी मीनिंगफुल का मतलब जो इनमें से वैलिड नहीं है। अच्छा कंडीशन क्या है इसमें कि पी क्यू आर तीनों ही क्या है, डिफरेंट। हाँ अब बता क्या सोचा तूने? बिल्कुल सुनो भाई सब लोग, अच्छी बात बताएगा ये। कैसे वैलिड आया? क्योंकि देखो पी और क्यू दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट को मल्टीप्लाई करके क्या पता आर ही मिल जाए, और तो आर को तो आर में से घटा सकते हैं, तो ये वैलिड बन सकता है। बेटा बहुत बढ़िया, समझे क्या? दोबारा, क्या पी क्यू डिफरेंट है? क्या डिफरेंट वालों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब तेरा डाउट ये होना चाहिए सर डिफरेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंट आएगा, तो फिर उस डिफरेंट का और आर का तो सेम होना चाहिए, पर क्या पता वो जो डिफरेंट हो वो आर ही हो, तो पॉसिबिलिटी तो है, तो बिल्कुल हो सकता है। सेकंड देखते हैं, पी क्यू माइनस 1 बताओ, नहीं हो सकता, क्यों नहीं है वैलिड? है कि नहीं है? अरे मैं ये थोड़ा सा निश्चित है, पर हो तो सकता है। अरे पी क्या है, डिफरेंट, क्यू क्या है, दो डिफरेंट को मल्टीप्लाई करके कुछ नया डिफरेंट मिलता है। मान लो नया डिफरेंट डायमेंशन ऐसी हो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम हो।
अब फ्रीक्वेंसी खुद क्या है? 1/टाइम, टाइम से टाइम क्या मिला? 1। तीसरा तीसरा ऑप्शन P माइनस क्यू बाय आर। इसमें नाटक क्या हो गया? इसमें नाटक ये हो गया कि ऊपर एक साथ है, ये P और Q में से घटा रहे हो ना, तो P और Q तो केवल कब घट सकते हैं? और सवाल नहीं क्या लिख रखा है? डिफरेंट। इसका मतलब ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसे लिखा रहता तो हो सकता था। फोर्थ, पी आर माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्यू आर हो सकता है क्या? बिल्कुल, क्या पता पी आर को करके क्यू स्क्वायर ही आ जाए। तो कैन नॉट बी मीनिंगफुल मतलब जो हो ही नहीं सकता, वो कौन सा है? थर्ड। क्या कुछ समझा क्या? जिस पे स्टार लगा लो, जब भी यूनिट डायमेंशन पढ़ोगे इस सवाल को जरूर करोगे। हाँ बेटा, उसके अलावा और 24 तो मैंने कॉपी में कराया था। 24 नहीं कराया? अरे म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? लेंथ। लेंथ 25। तुम 25 में घबरा गए हो। क्वेश्चन तो आसान ही है। किसी ने किया 25? बोल, क्या पूछ रही थी? अच्छा हाँ 25 देखते हैं। देखिए ये इक्वेशन बहुत भयानक सी लग रही है ना आपको? ये आपको पढ़नी पड़ेगी वेव के अंदर, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है ये। y बराबर 2a साइन 2 पाई सी टी बाय लेमडा कॉस 2 पाई x बाय लेमडा। पूछा क्या? अब ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा रॉन्ग है। चलिए अच्छा आपको एक ट्रेंड समझा देता हूं। जो अपनी ये जो मॉड्यूल है ना बेटा, इसमें इजी टू टफ की जो कैलकुलेशन है एक्सरसाइज में वो कैसे है? सबसे इजी नहीं है, इजी। सबसे इजी मामला क्या है? अगर मैं ऑर्डर लिखूं इंक्रीजिंग ऑर्डर टफनेस का, तो सबसे इजी होगी हमेशा एक्सरसाइज 1, फिर होगी एक्सरसाइज, अरे मैं बताऊंगा ना तो अगर इतना आसान होता तो बताते हैं क्यों। पहले कौन सी होगी? फिर मैं तो थर्ड तो बिल्कुल लास्ट में लिख लो। उसके बाद सी बोले तो, उसके बाद, और उसके बाद ये सीक्वेंस होगा हर चैप्टर में टफनेस का। तो कभी अगर आपसे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन कम बन रहा हो पूरी फिजिक्स में, तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपका लेवल कम है। अभी आप इस लेवल तक नहीं हो, आपका ये तो कंप्लीट है। समझे? ये मैं आज ही बता रहा हूं ऑर्डर डिजाइन हमने ऐसे किया है। एक्सरसाइज 1 वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एआईपीएमटी में आते थे 2006 से पहले। पहले क्या होता था बेटा कि स्टेट पीएमटी थी। राजस्थान की पीएमटी एग्जाम अलग होगी, यूपी की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, बिहार की अलग होगी। अब क्या हो गया है? सारी स्टेट पीएमटी को हटा के एक ऑल इंडिया पीएमटी की गई थी, इसका नाम था एआईपीएमटी। पहले क्या था? स्टेट की पीएमटी अलग थी और एआईपीएमटी अलग थी। मतलब एज ए स्टूडेंट मुझे 2 फॉर्म भरने पड़ते थे। एक तो मुझे मेरी स्टेट की पीएमटी का फॉर्म भरना पड़ता था, फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से हूं तो मुझे 2 फॉर्म भरने पड़ते थे, आरपीएमटी का अलग और एआईपीएमटी का अलग। आरपीएमटी के थ्रू मुझे 50% रिजर्वेशन मिलता था क्योंकि मैं उसी स्टेट का हूं, और एआईपीएमटी से मुझे 15% का कोटे में रिजर्वेशन मिलता था पूरे हिंदुस्तान में। गवर्नमेंट ने क्या किया? अब 2 एग्जाम्स को हटा के सिंगल एग्जाम कर दिया। कौन सा? एआईपीएमटी।
उसका नाम बदल के क्या कर दिया, नीट। अब उसमें क्या था कि एम्स अलग था पहले, 7 कॉलेज जो एम्स में थी, फिर 7 से हो गए कितने, 11, 11 से हो गए 17, अभी एट प्रेजेंट 21 एम्स। तो जो वो जो था एम्स की एग्जाम अलग होती थी, उसमें क्या होता था, बच्चा फिर 3 फॉर्म भरेगा, आरपीएमटी, एआईपीएमटी और एम्स। समझे क्या? अब क्या हो गया, फिर जब दोनों एक हुए, पहले कौन से दोनों, आरपीएमटी और एआईपीएमटी, तो अब कितने एग्जाम हुए, एआईपीएमटी और एम्स। फिर गवर्नमेंट को लगा नहीं अभी भी मजा नहीं आया, इस एम्स को भी कहां ला दिया, इधर। तो अब जो टॉप 50 बच्चे होंगे या टॉप 30 बच्चे होंगे उन्हें क्या मिलेगा, एम्स। एम्स दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूं। एम्स, और दूसरी बात क्या कर रहा था मैं, हाँ, एम्स दिल्ली में आप जाओ तो वहां भी, जैसे 2 साल पहले जब मैं था, जब मुझे पता लगा था कि वहां पर 71 सीटें हैं, उनमें से 40 सीट्स, 40 सीटों पे कोटा के स्टूडेंट्स थे। तो आप जब वहां जाते हो तो जाते पूछते किस फैक्ट्री के हो, अब नलायको, फैक्ट्री का मतलब जो किस कोचिंग से हो। मैं तुम्हें डिकोडिंग बताऊं, कोडिंग क्या है वहां, फैक्ट्री का मतलब कोचिंग, आकाश से हो, एलन से हो, या अन अकेडमी से हो, या पीडब्ल्यू से हो, भाई अब तो अलग अलग कोचिंग से आ गई हैं। ऐसे वहां पहला क्वेश्चन होता है, फिर दूसरा आता है कोटा के हैं, तो फिर आप कोटा में आओगे, फिर आप धीरे धीरे और कोटा में किस बैच के थे, फिर किस बैच से किस टीचर के थे, ऐसे करके नीचे आते जाते। क्या मेरी बात समझे आप? इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी सिंगल एग्जाम हो गई, इसलिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा क्या हो गया, हार्ड हो गया। इम्स में क्या होता था, इम्स में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होता था, प्लस 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन करंट जीके के भी आते थे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ इंग्लिश और करंट जीके वो भी आते थे। सब हटा दिया एम्स, बहुत दुख हुआ। तो दुख का तो कोई मतलब अंत थोड़ी है, और दुख तो क्या होता है, रिलेटिव होता है। रिलेटिव समझते हो? आपको दुख कैसे पता लगता है दुख है? साइंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो पहले क्या पता होना चाहिए, तो ऐसी सोरो है, सैडनेस कब फील होगी, जब हैप्पीनेस होगी। अगर आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो तभी तो आप क्या फील कर पाओगे, सैडनेस। किस, पागल हो गए क्या? इसका दिमाग ही हिल गया, बोले ये क्या चल रहा है। चलिए, तो ये ध्यान रखना है भैया, क्या पहले एक्सरसाइज 1, फिर एक्सरसाइज 4, फिर सीबी, इसमें ईएलपी रह गई हैं। इन सब का सार जो है, सार मतलब क्या बोलूं उसको, समराइज वेव जो है, समराइज प्रिसीजन जो है इसका, वो क्या है, ईएलपी। अब ईएलपी इसकी बारी आएगी अपनी, ईएलपी अभी तो मैंने आपको 2 ही बटवाई है, खैर चलिए, उसमें 2 हैं भाई। तुम्हारा तो लेवल क्या है कि इससे ऊपर है, ये भी टफ के ऊपर का जो लेवल होगा वो तुम्हारा है। कितनी ईएलपी बटी है, उसी बहस कर रहे हैं, 1 या 2। अबे ईएलपी एक बार बटी है, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है, 1, लेकिन उसमें क्वांटिटी कितनी है, 2। अब आओ सवाल पे, नलायक। हाँ, पहला, द यूनिट ऑफ सीटी इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा। देखिए ये साइन के अंदर लिखा हुआ है, तो ये पूरा क्या होगा, अब 2 पाई खुद क्या है, तो इस पूरे को भी क्या होना पड़ेगा, मतलब सी टी बाई लेमडा बराबर, तो सी टी का मतलब लेमडा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लेमडा। क्या कहते हो भाई, इस तरफ देखोगे तो ये भी डायमेंशनलेस चाहिए, तो 2 पाई डायमेंशनलेस है, तो x बाई लेमडा भी 1, तो यहां से x की वैल्यू भी लेमडा। आगे, द यूनिट ऑफ 2 पाई c बाय लेमडा इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई x बाय लेमडा इंटू t। सही है क्या? चेक कर लेते हैं, c बाय लेमडा, देखो 2 पाई तो हटाओ, तो c बाय लेमडा की सेम होनी चाहिए x बाय लेमडा t से, c बाय लेमडा और x बाय लेमडा टी।
चेक कर लेते हैं। सी बाय लैम्डा की क्या आ रही है 1/t। अरे देख लेने यहां से, सी बाय लैम्डा की क्या आ रही है 1/t, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/t। इसकी भी देख लेते हैं। एक्स और लैम्डा तो सेम ही है, तो ये भी क्या है, तो दोनों क्या है सेम। क्या दोनों क्वांटिटी सेम है, डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम। तो थर्ड भी क्या निकला सही। और जब तीन सही है तो आंसर की खुशबू किसमें आएगी, चौथे में। पढ़ लेते हैं। द यूनिट ऑफ सी बाई लेमडा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बाई लेमडा। नहीं, एक्स बाई लेमडा तो क्या हो गया डायमेंशनलेस। अरे एक्स क्या है लेंथ, लेमडा भी क्या है तो डायमेंशनलेस हो गया। और सी बाय लेमडा की कितनी आएगी 1/t। तो फोर्थ क्या आएगा गलत आएगा। उसके अलावा आगे एक्सरसाइज 1 में आ जाइए। एक्सरसाइज में 15 नंबर में आ जाइए भैया। 15 नहीं हो पाया। हाँ N1 U1 बराबर N2 U2 क्या लगाया इसमें, मैं लगा रहा हूं N1 U1 बराबर N2 U2 लगाते हैं जरा। N1 क्या है, किसको मानना है 1 न्यूटन को, तो N तो गया 1 और न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नए में क्या निकालना है N2 और मीटर की जगह केजी की जगह क्या है, केजी की जगह क्या है 10 ग्राम, मीटर की जगह 10 सेंटीमीटर और नीचे 0.1 सेकंड का होल स्क्वायर। नहीं कर सकते अब, गलती क्या करी तुमने 1। अब केजी से ग्राम थोड़ी कट जाएगा, पहले केजी को गायब करो, क्या लिखो 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या है सेकेंड स्क्वायर बराबर। इससे आसान तरीका क्या बताऊं और N2 आगे 10 ग्राम, आगे 10 सेंटीमीटर, नीचे वाले को क्या लिख दो, तो 10 की पावर -2 लिख दो। ये कैसे लिख रहे हो आप, इनटू सेकंड का स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर का मामला साफ। एक जीरो से एक जीरो, इधर कितनी बची, एक जीरो बची इधर, कितनी बची 4, तो 4 तो इधर बची और 2 उधर ले जाओ। अच्छा एक और बच गई ना ऊपर, तो एक काम करो ना, इससे भी इसको उड़ा दो। इधर कितनी बची 3, इधर 2 ऊपर माइनस में जाएंगी तो खाली क्या बचेगा 10, तो N2 की वैल्यू 10 आएगी। 10 नहीं आई क्या, आंसर गलत दे रखा है। एक्सरसाइज कौन सी है 1, एक्सरसाइज 1 का 15 का थर्ड 10 ही तो दे रखा है, मॉड्यूल में गलत है। ईएलपी में रॉन्ग नहीं है, ईएलपी में सवाल ही अलग है, वही तो आज सिखाएंगे। आप नहीं समझे, एक सवाल ईएलपी में भी है जिसमें सेम ऑप्शन है पर आंसर 0.1 है, तो वही तो सिखाना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आंसर इसका 10 आएगा, उसका 0.1 आएगा। उस वाले में, इस वाले में सेकंड को नीचे क्यों ले रहे हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, एमए में ए क्या होता है, ए की यूनिट नहीं, यूनिट वो डायमेंशन हुई, लेंथ होती है ए की यूनिट, और यूनिट मीटर, मीटर क्या वापस बोल, तो पर का मतलब क्या है,
शाम को नहीं, अभी छुट्टी के बाद ही। हाँ आइए, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया। अरे 9 तो हो गया होगा रे, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 भी है, 7 नहीं बना। ये आगे वेव वेव लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड का मतलब भी क्या होता है? लेंथ। आपके लिए नया शब्द क्या आ गया? एम्पलीट्यूड। वापस सुनो, एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेवलेंथ, लेंथ। तो नया शब्द है, अभी तो तुमको सीखना ही पड़ेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब डायमेंशन के लिए क्या होता है? ये लेंथ ही होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, कौन से बिल्डर थर्ड में? सेकंड का सेकंड, CB3 आ जाइए। सवाल कर रहे हो क्या? सवाल कर रहे होगे तो सीखते रहोगे, मन लगा रहेगा, नहीं तो लगेगा कि क्या पढ़ने आ गए। हाँ जी, CB2 सॉरी CB3 क्वेश्चन नंबर 2। बताइए 2 में कौन सा? हमें चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? डायमेंशन से। अरे ए और बी की ऊपर से मिल गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछी है उसने? ए और बी की डायमेंशन, वो निकाल ली, तो चेक ही तो करना है। ओके ओके, आगे इसमें और थर्ड थर्ड देखते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज पाइप। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 अपॉन टाइम। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, डेंसिटी पे और प्रेशर पे। निकालू? सारे मैं कर देता हूँ, मेरे को प्रैक्टिस भी तो करनी है मुझे। F प्रोपोर्शनल टू L की पावर X, रो की पावर Y और P की पावर Z। हाँ बताओ आगे, तुम बताओ तो वैसे करता रहूंगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1 अपॉन टाइम, M0 L0 T-1। -1 क्यों आया? 1 अपॉन टाइम है ना। लेंथ बोलो, L की पावर X। अच्छा, रो M L-2, क्योंकि रो क्या होता है? kg पर मीटर क्यूब की पावर Y। प्रेशर क्या है? निकाल लो, फोर्स बाय एरिया, ML-T-2 बाय L2। एक L से एक L गया, ML-1 T-2 की पावर Z। अब कर लोगे? आगे चलिए, आइए, बहुत बढ़िया। 4 भी देना है? अरे कुछ करा तो होगा तुमने भी यार। इस तो 4 तो बताऊंगा भी नहीं। 2 ग्राम/सेंट। अब ELP निकाल लीजिए। 4 बताना है। 2 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब को किसे बदलना है? 5th है। अच्छा, 4th कौन सा है फिर यार? 4th कौन सा आ गया? पढ़ना भाई 4th। मोमेंटम P एंड मास M को ले लें तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? तो वही कर लो वापस से, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू P की पावर X M की पावर Y। सॉल्व करो। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी तो है। एनर्जी क्या होगा? ML-2 बराबर मोमेंटम है ये, P अब प्रेशर नहीं है। मोमेंटम क्या होता है? MV। MV बोले तो ML-1 की पावर X और ये M की पावर Y। अब सॉल्व कर लेना। जिनमें भी ये पूछे कि इनमें से कैसा रिलेशन बनेगा, उन सब सवालों को किससे करना पड़ेगा? X Y Z मान के ही करना पड़ेगा। अब वो ELP निकाली जरा। ELP में कुछ क्वेश्चंस तो आपने कर ही रखे होंगे पहले, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करा दिए, उनमें से कुछ गए होंगे। हाँ जी आइए, तो अब देखिए, अगली बार जब भी अपन यूएनडी डिवाइड करेंगे, यूएनडी पढ़ेंगे या यूएनडी रिवाइज करेंगे, तो केवल क्या कर लेना? ELP। क्योंकि आप देखना ELP में वही तो क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में है, तो सारे क्वेश्चन ना कर पाओ तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें छाट के रख दिए। हाँ मैं बता रहा हूँ ना। एक्सरसाइज, ओ सॉरी, ELP 1 में आ जाइए। 1 में कौन सा?
10, 1 से 8 में आ जाओ, चलो 8 में आ जाओ भैया। अ यूनिटलेस क्वांटिटी, अच्छा ELP2 का है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, एक्सरसाइज 1 तो पूरी हो गई ना, 9 नंबर देखते हैं, आजा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ डायमेंशन ऑफ फोर्स। अच्छा, ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ। 9 नंबर, 9, अच्छा 11.1 का 9 नंबर, 9 पढ़ना भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये तो मॉड्यूल में ही था, ये तो मॉड्यूल में डिस्कस हुआ था ना, कि डिराइव्ड क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। सही बात है कि डिराइव्ड क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, बेस क्वांटिटी में डिराइव कर सकते हैं। दूसरा, ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटी। सही बात है, बेस क्वांटिटी आपस में कोई लिंकिंग नहीं रखती, तो ये भी सही है, हमें इनकरेक्ट निकालना है। तीसरा, डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। ये तो गलत है भाई, जैसे डेंसिटी है वो केजी पर मीटर क्यूब है, तो उसके अंदर क्या एब्सेंट है, टाइम। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर सारी की सारी डायमेंशन आ जाए, तो बस थर्ड हो जाएगा आंसर। उसके बाद 10 में देखिए शब्द है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल बाय लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी बाय लेंथ। 6, टू फिजिकल क्वांटिटी विच वन इज वेक्टर। चैप्टर में, आगे चैप्टर में हम जान पाएंगे कौन सी वेक्टर होती है, कौन सी स्केलर होती है। देयर इज नो मेथड। जिनमें डायरेक्शन होती है दीज आर वेक्टर्स, जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है स्केलर, बट इट्स अ वेरी बेसिक। तो पढ़ेंगे चैप्टर आगे। ELP2, 2 में कौन सा, अब देखिए 2 में तिलस्मिक शब्द देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 6 भी पढ़ लो ये 6। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मैंने किससे निकाली थी, पावर से। पावर बराबर I²R, उससे निकाल लो R की वैल्यू। तो ELP के बगल में लिख लो फॉर्मूला, उस क्वेश्चन के बगल में ही किससे निकालना है, पावर बराबर I²R से। तू किसी से निकाल ले, आंसर आज सेम आएगा। बोल, तुम्हारा आज बोर हो रहे हो ऐसा लग रहा है। अच्छा 8वां सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, अब पढ़िए। 8वां सवाल का आंसर तुम्हारा अलग आ रहा होगा। जो मॉड्यूल में उसमें आंसर 10 है। अब एक काम करो, मॉड्यूल भी खोलो, दोनों क्वेश्चंस को मैच करो, क्या सेम लग रहे हैं क्या, पहले तुमसे पूछता हूं, फिर देखो तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। ले रे ले, मॉड्यूल में खोलिए क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 1, और ये ELP2, ELP2 क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 15। जो सही बोलेगा उसे यहीं पर इनाम दी जाएगी। दोनों में डिफरेंस समझा देगा तो कोई मुझे। ये लिखा है मैंने बोर्ड पे, ELP2 क्वेश्चन नंबर 8। ये कर तो बता तो ही पाओगे जब मॉड्यूल और ELP दोनों हो। के पास तो ये है ही नहीं, वो तो केवल प्रसाद लेने आए कि प्रवचन खत्म होंगे बाद में प्रसाद मिल जाएगा। कौन बताना चाहेगा कि क्रिस्टल क्लियर की सर आंसर इसलिए डिफरेंट आ रहा है। हाँ लास्ट, बिल्कुल लास्ट, हाँ बेटा सुनने दो, हाँ खड़े होके बताओ। हाँ बोल, कुछ बोल रहा है क्या, थोड़ा तेज बोलना, बिंदास। गलत होगा ना, ज्यादा क्या होगा, गलत से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, नहीं सेंस डिफरेंस क्या है दोनों में। अरे यार तुम मजे खराब मत करो। हाँ तो फर्क क्या हुआ, ये तो मैं ही पढ़ सकता हूं अंग्रेजी में, मतलब अप्रोच में क्या फर्क आएगा करते वक्त। थम, हाँ मतलब कैसे 10 आ गया फिर,
वो तो पहले वो निकाला कैसे 10 निकाला तो चेंज करके ये मैं कुछ कुछ मिस कर गया। हाँ बस खत्म, पिक्चर ही खत्म, एकदम करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तेरी इनाम मेरे पास है, मतलब उधार है, अभी तो है नहीं, मेरी तरफ से कहा है वो, कौन सी थी? हाँ, क्या मिलेगा आपको, क्या चाहिए? दो ऑप्शन है तेरे पास, दो ऑप्शन है। ये तो तुझे एक कैंटीन का कूपन दिया जाए, अरे इसका आधार कार्ड चेक करो एक बार। तेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो है कूपन, किसका? कैंटीन का, कितने रुपए का? 50 रुपए का, है ना? और दूसरा ऑप्शन है एक किताब फिजिक्स की। पर किताब के लिए एक प्रॉब्लम है, किताब के लिए 5 सवाल से मिनिमम 5। मैं कुछ सवाल में कुछ दूंगा हमेशा क्लासों में कि ये सवाल इनाम वाला है, 5 सवाल से होने पर किताब मिलेगी, जो आप चाहोगे वो किताब मैं खरीद के दूंगा। और स्टैंडली चाहिए, एक एक सवाल पे तो कूपन मिलेंगे, किसके? कैंटीन के। तो अब तेरे पास ऑप्शन है, तू 5 तक वेट करेगी या एक पर ही रुक जाएगी। एक पर रुकने के बाद फिर तेरी कहानी वापस शुरू किससे होगी? एक से, मतलब 0 से। सोच लेना आराम से, 50 रुपए का कूपन या 5 होने पर एक, तेरी मनचाह जो किताब जो तू चाहे किसी सब्जेक्ट की। है तुम बता क्या था तू भी? अब ये थोड़ी होता है, ये तो किस्मत भी तो कोई चीज होती है ना, किस्मत भी तो कोई चीज होती है। हाँ खैर, देखिए सवाल क्या है इसमें, बहुत बड़े सवाल ये है जो इसने बोला कि एक क्वेश्चन में जो मॉड्यूल में है उसमें तो उसने पूछी है n2 की वैल्यू, और जो ELP में है उसमें उसने पूछी है n1 की वैल्यू। अब पढ़ो खुद सवालों को, देखो अब मैं एक एक चीज समझाता हूं, समझने की बारी अभी ना, मैम गया, समझना देना बेटा। देखिए आइए एक्सरसाइज 1 में आइए, एक्सरसाइज 1 सेज इन अ पर्टिकुलर सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम दे रखी है, तो देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन, मतलब पहला वाला सिस्टम 1 न्यूटन है तो उसमें नई न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्या निकालना है? n2, n1 u1 पता है और u2 भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? n2। अब अपने ELP का सवाल पढ़िए, in a particular system the unit of length mass and time are chosen, वो सेम ही सेम दे रखी है, फिर क्या बोला है? यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी, मतलब इस सिस्टम में जो भी एक होगा वो दूसरे सिस्टम में कितना न्यूटन होगा। जैसे कि मेरे को बनाना है सवाल, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100। जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मॉड्यूल में उसमें उसने क्या पूछा है? 1 मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या पूछा है? 100। हेलो, और दूसरे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि 1 सेंटीमीटर जो आएगा यहां पर वो कितने मीटर के बराबर होगा? तो 1 न्यूटन बराबर, सॉरी 1 मीटर बराबर, तो 1 सेंटीमीटर इस सिस्टम में किसके बराबर होगा? 1/100 मीटर के बराबर। इस सिस्टम का एक इस सिस्टम में कितने न्यूटन के बराबर होगा? तो वो 10 कहां जाएगा? नीचे, इसलिए आंसर क्या आएगा? 1/10। चिड़िया उड़, तोता उड़, हाँ बोल, खत्म हो गई ना पिक्चर। आधे लोगों को पता ही नहीं सवालों में डिफरेंस, मैं सही बता रहा हूँ, वो क्या करते हैं उसको भी करेक्ट करा देंगे, कितना आंसर लिख दो? 10, जबकि दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? नहीं समझी? क्या समझो, कोई बेहतर लाइन किसी के पास समझाने के लिए? दोनों को सामने ला दो, है? दोनों को सामने सॉल्व करें, उससे तो क्या फर्क पड़ेगा यार। देख मैं समझाता हूं, मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने तेरे को बोला 1 मीटर है, हाउ मच इट इज सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अच्छा इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस यही तो हुआ, मैं बोलूं 1 मीटर इन अ सिस्टम of unit is how much centimeter is another system? 100।
क्वेश्चन सुनना, 1 मीटर इन अ सिस्टम इज हाउ मच इन सेंटीमीटर सिस्टम? 100। पर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर इन अ सिस्टम इज हाउ मच मीटर? 1/100 मीटर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसने क्या कहा है कि एक नया सिस्टम है, उसमें जो वैल्यू आती है यूनिट की वो न्यूटन में कितनी होगी? जैसे कि अभी क्या आया था, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर, नया सिस्टम आया था। कहां है वो सवाल? ये रहा। ये किसका सवाल किया मैंने? मॉड्यूल का। इसमें क्या निकाला ये? N2 क्या है? नया सिस्टम। तो पूरी लाइन कैसे लिखेगा? 1 न्यूटन बराबर 10 नया यूनिट, ये लिखेगा ना। तो इस नए यूनिट का एक न्यूटन में किसके बराबर हुआ? 1/10। 1 न्यूटन बराबर 10 नया सिस्टम। तो इसका एक सिस्टम कितना हुआ? इसका यूनिट एक का 1/10, आगे न्यूटन। तो आंसर क्या होगा? 0.1 न्यूटन। आया समझ में? ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो इसको मॉड्यूल में करना, कॉपी में। कौन से वाले क्वेश्चन को? ईएलपी वाले को। यस यस, in the ELP question n2 is already given, that is 1, and we have to find the value of n1। तो लिखो ELP वाले क्वेश्चन को कॉपी में, क्लास कॉपी में। पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर होम को सॉल्यूशन। बढ़िया क्वेश्चन है, लिखना ऐसे, ELP2 क्वेश्चन नंबर 8 टैगिंग कर दो, और फिर क्वेश्चन भी नोट करना है पूरा। मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, क्लास की कॉपी में आ जाओ। अब होमवर्क को भी बंद करो, क्लास कॉपी शुरू करो, आगे काम शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। लिखिए बेटा, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, क्वेश्चन लिखिए पहले। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, in a particular system the unit of length, mass and time, the unit of length, mass and time are chosen to be, are chosen to be 10 cm, 10 gram and 0.1 second respectively. In a particular system the units of length, mass and time are chosen to be 10 cm, 10 gram and 0.1 second respectively. The unit of force, the unit of force in this system, the unit of force in this system will be, option, the unit of force in this system will be, options, पहला ऑप्शन 0.1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन। अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल वाले क्वेश्चन में यूनिट नहीं लगी होगी ऑप्शंस में, क्योंकि उसने केवल क्या पूछी है? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसने पूरी यूनिट पूछी है। ठीक है, आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तो यहां पर N1 हमें निकालना है कि कितने न्यूटन होंगे, U1, और N2 हमें पता है कितना, 1, कि नए सिस्टम का 1 यूनिट पुराने सिस्टम के कितने न्यूटन के बराबर होगा। ये तो हुआ ना बेटा, नए सिस्टम का 1 यूनिट पुराने सिस्टम के कितने न्यूटन के बराबर होगा? 1 इंटू U2। चाहो तो ऐसे करो पूरा करके, फिर इसको लिख के फिर करो, ऐसे कराऊं? ये भी सही है और ये भी सही है कि इसमें निकालना ही क्या है? N1।
n1 निकालना है। u1 कितना है? u1 कौन सा सिस्टम है? पुराना। पुराने में क्या लिखोगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। n1 n2 की वैल्यू 1, और नए सिस्टम में केजी की जगह 10 ग्राम और 10 सेंटीमीटर, और नीचे 0.1 का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। ले, अब देख, n1 केजी कितना हुआ? 1000 ग्राम, मीटर 100 सेंटीमीटर, नीचे सेकंड स्क्वायर। तुमने यार ये डक्ट बंद करवा रखा है क्या? सौ ग्राम सेंटीमीटर, और नीचे क्या होगा? 0.1 का डबल जीरो ऊपर चल जाएगी। तो देख, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर का मामला साफ। क्या आया? 4 बिंदी से 1 2 3 4 गई, तो इधर क्या बचा? 10 n1 बराबर 1, तो n1 की वैल्यू 1/10, बोले तो 0.1। तो 0.1 आया n1 में। n1 कौन सा सिस्टम है? न्यूटन। तो आंसर क्या आया? पॉइंट, वैल्यू क्या हुई पूरी? तो नई यूनिट क्या हो गई? 0.1 न्यूटन। नहीं आया समझ में? न्यूटन कहाँ है? ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। हाँ, अब ऐसा है ना, इसको कैसे लिखोगे? पूरा पूरा बताओ ना कैसे लिखोगे इसको। पूरा ऐसे लिखोगे, ऐसे 1 न्यू यूनिट बराबर 0.1 न्यूटन। 1 नई यूनिट बराबर कितना? 0.1 यूनिट। प्राइम यूनिट कौन थी? न्यूटन। तो आ गया आंसर, 1 यूनिट बराबर 0.1 न्यूटन। इसको लिखेंगे ना वो तो नई यूनिट का नाम, यूनिट का नाम पे ऐसे लिखेंगे 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर अपॉन 0.1 सेकेंड स्क्वायर। इतना बड़ा नाम लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए मैंने क्या लिख दिया? केवल न्यू यूनिट। 13 भी बता दो, ELP 2 का ही। 13 छोड़ दो अभी, मैं बताऊंगा। हाँ, ये मॉड्यूल में भी है 13। वो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अभी सीखे नहीं है आपने। कोई दिक्कत नहीं, वो सब कर लेगा। चलें आगे। ले, किसकी ELP है? हाँ, 13 को बाद में करेंगे, अभी 1-2 दिन में थोड़ा सिखा दूंगा ना। कूलिंग, कूलिंग बढ़ाओ। कभी भी किसी को बोलो तो टेम्परेचर कम ज्यादा मत बोलो, क्योंकि तुमने साइंस नहीं पढ़ी है, प्रौढ़ ने तो पढ़ी है। टेम्परेचर बढ़ाने की बोलता मैं तो क्या कर सकता था वो? क्योंकि दोनों के सेंस अलग है। टेम्परेचर बढ़ा दो ये वर्ड हुआ, लेकिन उसकी पीछे की भावना शायद मेरी क्या रही होगी? कूलिंग बढ़ा दो। तो इससे बढ़िया क्या बोलो? कूलिंग बढ़ा दो या कूलिंग घटा दो, तो अपने आप वो भाई टेम्परेचर के हिसाब से काम कर लेगा। तो उसमें डाउट आ गया? चलिए, साइमन गो बैक। खैर, लिखिए सवाल आगे। लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हेडिंग, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी लिमिटेशन क्या है?
कि जो अपन डिराइव करते हैं ना एक्स वाई जेड वाला, इसकी लिमिटेशन क्या है? क्या इसे हर जगह लगा सकते हैं? जो डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन थे ना एक्स वाई जेड वाले, क्या उन्हें हर जगह लगा सकते हैं? क्या बताते मैं लगाने के लिए? क्या होना चाहिए? पहली बात तो सारी की सारी जो डिपेंडेंसी वो मल्टीप्लिकेशन टाइप की ही होनी चाहिए। तो लिखो पहला इसके अंदर लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी, लिखिए पहली लिमिटेशन में क्या लिखे हो? पहली लिमिटेशन क्या है सुनिए, लिखो all dependencies must be of multiplication type. All dependencies must be of multiplication type. मल्टीप्लीकेशन टाइप मतलब सारी की सारी डिपेंडेंसी मल्टीप्लीकेशन टाइप की होनी चाहिए। जैसे कि अपन एक्स वाई जेड वाले मेथड से इसको प्रूव नहीं कर सकते। किसको? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बीच में क्या आ गया? प्लस। मतलब इसमें अगर आप इसको एस ले लो, यू की पावर एक्स टी की पावर वाई, तो इसको कर नहीं पाओगे उससे, क्योंकि बीच में क्या आ गया? प्लस। प्लस को कैसे करोगे भाई? एल प्लस एल कैसे लिखोगे? एल प्लस एस तो एल ही होगा ना, एल प्लस एल 2L होता है ना। अरे डायमेंशन में तो एल ही होगा। अरे हेलो, हाँ अगर खाली यूटी होता तो कर सकते हैं, हाँ खाली हाफ ए टी स्क्वायर हो कर सकते हैं, हाँ क्योंकि सारी किसमें? मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इस पूरे रिलेशन को नहीं कर सकते। हाँ चेक कर सकते हैं, आप बना दो रिलेशन, मैं इसे चेक कर लूंगा डायमेंशनली है या नहीं है, लेकिन इस रिलेशन को मैं उससे बना नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या बने हुए को चेक तो कर सकते हो? हाँ वो तो मैं कैसे चेक करूंगा कि बीच में प्लस है, तो इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, वो मैं चेक कर सकता हूं। लेकिन इस रिलेशन को मैं डिराइव नहीं कर सकता। किससे? डायमेंशनल वाले मेथड से। लेकिन जैसे ये रिलेशन है एफ बराबर एम ए, क्या इसको डिराइव कर सकता हूं? हाँ इसमें लेकिन एक नाटक फिर भी है, हाँ उस कांस्टेंट का आइडिया मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो क्या लगाऊंगा आगे? के एम ए। कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात? पर क्या आप इसको डिराइव कर सकते हो? हाँ मैं इसको डिराइव, क्योंकि इस बीच में क्या आ गया? प्लस, तो वही लिमिटेशन हो गई। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? ऑल डिपेंडेंसीज मस्ट बी ऑफ, अच्छा डिवीजन इज ऑल्सो मल्टीपल, मल्टीप्लीकेशन ये तो पता है ना। जैसे a बाई बी है तो दिस कैन बी रिटर्न एज a इंटू बी की पावर -1, मतलब a इंटू 1 बाई बी। तो एवरी डिवीजन कैन बी ट्रीटेड एज अ मल्टीप्लीकेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या है वो लिखो, it does not give idea, it does not give any idea about proportionality constant. It does not give any idea, it does not give any idea about proportionality constant. Third, dependency should be up to 3 physical quantities. Dependency should be up to 3 physical quantities. ऐसा क्यों लिखा है 3? अरे एम एल टी कितनी इक्वेशन मिल सकती है? 3। तो कितने डिपेंडेंसी वेरिएबल होना चाहिए? 3। 4 हो गए तो 4 मिल ही नहीं पाएंगे। अरे लिए कितने? 3 तो लिए ना, एम कितने लिए? तो जब पावर कंपेयर करोगे तो 3 इक्वेशन बन सकती है। तो कितने वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं? 3। नहीं समझे यार तुम? मान लो मैं बोलते तो कोई एफ है,
वो डिपेंड कर रहा है मास की पावर x, W की ओमेगा की पावर y, रेडियस की पावर z, और नया कुछ ले लो, कुछ क्या नाम लू, डेंसिटी की पावर एक्स वाई जेड के बाद क्या आता है z डैश। अब ये डिराइव ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें जब तुम लिखोगे कितना आएगा mlt, तो कितनी पावर आएंगी? तो 3 ही वेरिएबल निकाल सकते हो। ये कितने वेरिएबल हो गए? 4। तो सॉल्व नहीं हो सकते। इधर 4 होते तो कोई दिक्कत नहीं, इधर 4 कैसे रहेंगे? हाँ किसी किसी में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। रेजिस्टेंस, हाँ तीन ही आएंगे, तुम तो याद रखो कितने आएंगे? 3। आगे बढ़ते हैं, ये 3 डिपेंडेंसी है बस। 3 क्या है? लिमिटेशन। अब एक एक्सरसाइज 1 निकालो। ये क्या खत्म हुआ? डायमेंशन। क्या खत्म हुआ? क्या क्या पढ़ा डायमेंशन में? हाँ बस ये मत पूछो क्या क्या पढ़ा, बस पढ़ लिया कैसे से। 20-22 डायमेंशन पढ़ी है। अरे बोलो 40 के आसपास डायमेंशन हमने निकालना सीखी है। उसके अलावा हमने रूल्स पढ़े थे। उसके अलावा हमने n1 u1 बराबर n2 u2 पढ़ा था। और हमने डिपेंडेंसीज को सॉल्व करना सीखा था। एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना भी सीखा था। ये सीखा डायमेंशन में। अब वो जरा, हाँ क्या बोल रहे? चैप्टर खत्म? हाँ मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं वो है कि नहीं इसमें? हाँ है। एक्सरसाइज 2 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरेटिकल सवाल है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4। एक तो मॉड्यूल मेरी क्लास में लाना कंपलसरी है, नहीं तो बस इधर उधर गरीबों की तरह देखते रहना कि कोई तुम पे कोई कृपा कर दे। और उसका भी मैंने तरीका बताया था कि मॉड्यूल्स में भी देख सकते हैं मोबाइल में, पर मेरी तरफ भी देखते रहते हैं, अच्छा भगवान इसकी शक्ल पे ही क्या कर देगा, सवाल पैदा कर देगा, ऐसे मेरे को देखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पढ़ो कोई लोग। मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। इनमें से किस रिलेशन को आप डिराइव कर सकते हो? किससे? डायमेंशन वाले मेथड से। अच्छा पहले वाले में ये नाटक क्या है? ई कैसे लाओगे यार? अरे यार ई तो कोई कांस्टेंट ही है, वो उस मेथड से कभी आएगा ही नहीं, तो पहला तो नहीं आ सकता। दूसरा क्यों? दूसरे में बीच में क्या घुस गया? प्लस, और साइन भी घुस गया, साइन भी नहीं लगा सकते। तीसरा क्या आ गया? प्लस, तो क्या आएगा? अब ये क्वेश्चन केवल कब हो सकता है? जब आपको लिमिटेशंस का हल्का हल्का क्या हो? ज्ञान। क्या मेरी बात समझे हो? बोल। तो इंपॉर्टेंट बात ये है, डायमेंशन का क्या हुआ? समाप्ति हुई। इसके 4 चैप्टर हैं, यूनिट, डायमेंशन, एरर और इंस्ट्रूमेंट। एरर और इंस्ट्रूमेंट हम लास्ट में पढ़ेंगे बेसिक मैथ के और बहुत सारे चैप्टर्स के बाद। तो अभी क्या करेंगे, फिर छोटी छोटी हेडिंग्स और बची वो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है आपको? पहले तो ये दोबारा बात समझिए कि जितने भी डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप सब में जो गड़बड़ आ रही है कुछ लोगों की, वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज को निकालने में आ रही है। तो उसके लिए आज करीबन 8 से 9 क्वेश्चन मैं और डाल दूंगा किस पे? टेलीग्राम पे। ठीक है ना, डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस केवल, ताकि एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना सीखो। और उसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। अब एक हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंग, अब सब टाइम पास है सब कुछ। अब अच्छा कभी कभी क्या होता है, यूनिट पढ़ोगे आप, यूनिट का नाम पढ़ोगे लीप ईयर, जानते हो ये छोटी मोटी बात। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है? किसकी यूनिट है लाइट ईयर? हाँ अब यहां ऐसे ऐसे नाम बोलूंगा जो नाम कुछ और फील कराएगा, लेकिन होता कुछ और है। लाइट ईयर का मतलब क्या लगता है? ईयर मतलब क्या? टाइम। लेकिन लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। कि स्पीड ऑफ लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस चलेगी, दिस इज लाइट ईयर। जो तो बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंसेस होती है उन्हें किस में नामा जाता है? लाइट ईयर्स में।
तो वापस सुनिए, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? फील किसकी आएगी? फील कैसी आती है? टाइम की। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। दोबारा समझिए, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? फील क्या आ रही है? तो लिखिए, एक पेज छोड़ देना, मतलब कुल मिला के पहले लिखो पेज में सम नहीं नहीं लिखो पहले हेडिंग, उसमें मैं याद आती आएगी जैसे मैं लिखाता जाऊंगा। लिखो सम यूजफुल नेम्स, नेम है ये सब, सम यूजफुल नेम्स ऑफ यूनिट। पहला देखिए इसका, तो लाइट ईयर, LY, लिखिए यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और कोई मीनिंग पूछे तो क्या होगा? ए लाइट की स्पीड से 1 साल तक चला जाए तो कितनी डिस्टेंस आएगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी हो गई? c, और टाइम कितना हो गया? 365 डेज। तो इसमें जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस का नाम क्या होगा? लाइट ईयर। अच्छा, एक लिखिए लूनर मंथ। क्या होता है? क्या होता है? यूनिट ऑफ टाइम। और मुझे याद आते रहेंगे तो मैं लिखता रहूंगा, उस पेज को छोड़ देना। परसे क्या है? पढ़ाई जब देखेंगे। चलिए, क्योंकि याद नहीं रखनी, आपको ऑप्शन से देखना होगा बस गेम। चलिए लिखिए हेडिंग, राउंड ऑफ। राउंड कैसे करते हैं? राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ कैसे करते हैं? जैसे कभी आपने अगर पेट्रोल भराया हो साइकिल में, तो कभी आपने देखा हो, जैसे मान लो कभी आपका पेट्रोल का रेट आ गया, आपने रेट बढ़ाया, ऐसा आ गया 104.65, तो आपसे कितने पैसे लेता है? नहीं, पेटीएम की बात नहीं कर रहे ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। व्हेन देयर इज, ये है वो पैसे, कितने पैसे दोगे वो आपको? 65 पैसे तो आप दे नहीं पाओगे, तो हमें क्या यूज करनी पड़ती है? राउंड ऑफ। क्या करना पड़ रहा है? राउंड ऑफ। बचपन में हम जानते हैं सब राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के लिए बेस किसको माना जाता है? 5 को। अब 2 को करना हो तो 50 को, 3 को करना हो तो 500 को। ये किससे बड़ा है? 50। 50 से बड़ा होगा तो 1 रुपया बढ़ा दो, कितना मिलेगा? 105। वो हम पे रहम करता है, इसलिए कितने ले लेता है? 104, क्योंकि वो किसी से पहले क्या ले चुका है? 106। समझे मेरी बात? खैर इंपॉर्टेंट बात ये है, राउंड ऑफ सीखना है। तो राउंड ऑफ के लिए बेस क्या है, लिखिए इसके अंदर, फॉर दिस बेस इज 5। फॉर दिस बेस मतलब रेफरेंस 5 को माना गया है। अब अगर यूनिट प्लेस पे है तब तो 5 होगा, और अगर लास्ट की 2 करना होगा तो लास्ट की 2 को करना है तो कंपेयर 50 से होगा, लास्ट की 3 को करना है तो 500 से होगा। ठीक है, अब समझना मेरी बात। रूल क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अपन नंबर लिखा 113.57 x, इस x को राउंड ऑफ कर रहे हैं अपन, तो इस x की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अगर ये x 5 से एक्सीड कर जाए, किससे बढ़ जाए? 5 से, तो ऐड +1 इन प्रीसीडिंग डिजिट। ऐड +1 इन प्रीसीडिंग मतलब इससे जस्ट पहले वाली डिजिट में, प्रीसीडिंग डिजिट। ठीक है सर। अच्छा, अगर 5 से छोटा हो तो हाँ, रिमेन सेम, अनचेंज रहेगी। कौन? वो तो हट जाएगी। अरे जो राउंड ऑफ होगी वो तो हट ही गई, सेम कौन सी रहेगी?
प्रीसीडिंग वाली रिमेन सेम, कौन सी? प्रीसीडिंग। सारे रूल तो प्रीसीडिंग पे लगेंगे। और अगर 5 ही हो तो 5 होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, चेक प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करेंगे। अगर वो ऑड हुई, भाई दो ही ऑप्शन है, या तो वो ऑड होगी या वो इवन होगी। अगर वो इवन हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर वो ऑड हुआ तो एड +1। कैसे याद रखोगे? ऑड डबल डी आ रहा है, एड डबल डी आ रहा है, तो ऑड में हमेशा ऐड होगा, तो दूसरे वाले में हमेशा अनचेंज रहेगा। नहीं समझे? दोबारा अभी लिखो मत रूल, मैं चाहता हूं तुम्हारा रूल कितना याद हो, मैं कोई क्वेश्चन दूंगा, एक बार अच्छे से रूल को देख लो वापस। 5 से बड़ा क्या चेंज होगा? तो क्या होगा? +1। 5 तो तुम्हें लगता है कि मास्टर सीक्वेंस में बोलता है ना। 5 हुआ तो चेक करने पड़ेगा, ऑड और इवन। ऑड हुआ तो ऐड, और इवन हुआ तो 5 से कम हुआ तो कुछ भी चेंज नहीं कर। अब आपको याद हो गया ना? लिखना नहीं है रूल, पहले सवाल करके दिखाना मुझे। मैं 5 सवाल लिख रहा हूं, उनका आंसर मुझे यहीं बता देना, बोलना नहीं किसी को। जिसने बोला आंसर, चलिए कॉपी भी नहीं करना, हमें सामने देखना है बस, बाद में नोट करेंगे। चलिए पहले 4 ही करते हैं। हो गए? चलिए आइए, क्या है? 5 से, तो इसमें एक बढ़ा दूं? अबे ये तो राउंड ऑफ ही हो गया, इसका तो तोते उड़ गए। किसके? पीछे वाले। तो आंसर बोलना 100, 101.32। आगे 100.45। क्यों? 5 से छोटा, 5 से बड़ा। बहुत मुश्किल है ना? आइए, कितना आ गया अब? 5। 5 होगा तो चेक करना पड़ेगा इवन या ऑड। क्या है ये? क्या है ये? तो क्या करूं? इधर समझ गए तुम यार? अब क्या रूल याद करोगे? समझ में आना चाहिए, फिजिक्स में यही खेल है बस। मुश्किल किसको लगती है? जिनको समझ नहीं आई। अब देखिए, किताबों में अच्छी चीज लिख रहे थे लेकिन लोग गलत पढ़ लेते हैं। कैसे? मैं इसको और अच्छे से बनाऊं। ये अपने लिए है क्या? अब मुझे पूरे 84 राउंड ऑफ करना है। अब लोग कैसे करते हैं? 5 से कंपेयर करते हैं। 84 5 से तो क्या है? बड़ा। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ ली लाइन? बेस इज 5। लेकिन नकल के लिए भी क्या चाहिए? अकल। 5 कब है? जब यूनिट प्लेस है। अगर 2 को करोगे तो किससे होगा? 50 से। 3 को 500, और रूल बाकी साहब क्या रहेंगे? सेम। जैसे कि अब बता, 84 को चेक किया जाएगा तो 84 5 से नहीं 50 से चेक होगा। तो 50 से क्या है? तो अब +1 हो जाएगा, 413 पॉइंट, ये 85 हो जाएगा। समझ गए ना? अच्छा, वो लोग कैसे गलती करते थे? मान लो 141.432 होते और इसको करना होता, वो वापस से किससे चेक करते? वो तो 5 से कर लेते, तो हमेशा ही आंसर +1 ही हो जाता। जबकि चेक किससे होगा? 50। 50 से क्या निकला? ये छोटा, तो 141.4। अरे कह दो तुम्हें आया। अच्छा, एक मेरे लिए और तसल्ली हो जाएगी, ताकि मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं आता। 800 पॉइंट
350। बोला नहीं आंसर। 913.450। हाँ आप बताइए। सर ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। अरे जो नियम 5 पे है वही 50 पे है, वही 500 पे है और वही 5000 पे है। बोलो भैया 50 होगा तो वापस से चेक किया जाएगा इवन या और। क्या है तो क्या करूं ऐड 800.4। ये क्या है तो क्या आएगा। मजा आ रहा है ना इसमें, यही तो है भाई नालायक। हाँ कितने पैसे लेने चाहिए, कितने, किससे चेक होगा 500 से। कितने हैं अब 3, 3 नंबर करने हैं राउंड ऑफ। तो ये 5 सॉरी 5 अब यहाँ आ गया 00 कितने से 500। 500 से क्या है तो आंसर 140। समझे, बहुत है आज के लिए। होमवर्क वही दूंगा दोनों 9 क्वेश्चन में ना। होमवर्क क्या है आज अलग से तो कुछ है नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ के सवाल देखता हूँ मॉड्यूल में कहते ना। तू जा, तेरे को मना कब कर रहा हूँ। होमवर्क देना जरूरी है, करना तो जरूरी है, करना नहीं करना तो आपके हाथ में ना। लिख लिया, लिख लो रूल आराम से लिख लो। इसमें नहीं है, मैं ही दूंगा ना। मैं आज क्वेश्चंस दूंगा राउंड ऑफ के उस पे टेलीग्राम पे, और किसके दूंगे 8 क्वेश्चन किसके दूंगा डिपेंडेंसी के। लो बेटा कहाँ है, बहुत बढ़िया अच्छे, बस ऐसे अच्छे बने रहो, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए लिखना नहीं है अभी, जाना नहीं, बैठो लिख लो पहले, साथ साथ जाएंगे सब, मैं भी तो नहीं जा रहा। तुझे ऑटो स्टार्ट करना है क्या, ये तो लिखना ही है बेटा, मैंने उस टाइम मना किया था, अब थोड़ी मना किया है। तो 10th का रिजल्ट कब आ रहा है, 12 मई में आ रहा है। आरबीएससी का तो पहले आएगा, पहले ही आता होगा ना, बाद में आता है। सबसे पहले आईसीएससी का आएगा, बिहार बोर्ड का। अच्छा कितने लोग राजस्थान से हैं, राजस्थान जो लिख रहे हैं वो लिखते रहना भैया, मेरी तरफ मत देखना। राजस्थान से कितने लोग हैं, कहां से बेटा, अब राजस्थान तलवंडी से, ये कौन सी स्टेट है, कोटा में है, अच्छा हाँ।
जालौर से हो? और कौन है राजस्थान का? हाँ बेटा। है? और इधर से बाड़मेर, भरतपुर कोई नहीं है इधर से? अच्छा, कितने लोग एमपी से हैं? एमपी कहाँ से हो? अलवर? अच्छा हाँ, श्योपुर, एमपी। अच्छा, यूपी, आगरा। आप भी? डूंगरपुर? अरे बात ही मत करो यार, देखो तुम बहुत परेशान करते हो पीछे वाले। हाँ, और यूपी? मिर्जापुर? हाँ, बिहार? चलिए, बहुत बढ़िया। गुड नाइट।